नहीं होती हैं। आपने कभी भी ऐसा रियलाइज़ नहीं किया होगा कि अब आज से इंटरनेट के ओनर ने या इंटरनेट के ग्रुप ने बहुत बड़ा आज अनाउंस किया है कि आज से वेब 2 स्टार्ट हो जाएगा और वेब 1 खत्म हो जाएगा। तो ये सिंपली ऐसा नहीं है जैसे कोई कैलेंडर से चलता है। ये चीज़ें अपने आप मार्केट में आती रहती हैं और हम लोग जब यूज़ करते-करते जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हमने जब वो चीज़ यूज़ किया था तो वही वेब 2 था। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी वेब 3 है। हम लोग वेब 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता या कोई ऐसा पर्टिकुलर डेट की डिलीवरी नहीं होने वाली है कि इस तारीख के बाद से वेब 2 यूज़ होना बंद हो जाएगा और सिर्फ वेब 3 ही यूज़ होगा। ठीक है? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट डिक्लेयर नहीं होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से। ये सिंपली एक इन्फॉर्मेशंस हैं। हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और जो भी मार्केट में इस तरह से कॉन्सेप्ट या फ्यूचर आएँगे, हम उन फीचर्स को यूज़ करेंगे अपने पास। तो हमें लगता है कि हम वेब 3 में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स भी होंगे जो अभी भी वेब 2 पर रन कर रहे होंगे और उसको हम आगे कई सालों तक यूज़ करते रहेंगे। तो पर्टिकुलर यहाँ पर जो भी हम वेब 3 की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता है जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है और उसके अंदर हम आपको वेब 3 टीएलडी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो फर्स्ट टाइम इन अ सेगमेंट मैं जो बात कर रहा हूँ, वो है आपके पास अर्निंग अपॉर्च्युनिटी। हमारे पास एक मैंगो ट्री का अपना एक खुद का एक वर्किंग प्लान है, जहाँ पर आप हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम लेने का। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले पेज पर, पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग वेब 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले चर्चा करते हैं कि वेब 2 में पर्सनली क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? कैसे कौन-कौन से इश्यूज़ हैं हमारे पास वेब 2 में हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि जो हमारे लिए बहुत ही घातक हैं या जो हमें तुरंत उसको अपडेट कर लेना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले उसमें जो 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, प्राइवेसी कंसर्न और डेटा सिक्योरिटी। प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी ये दोनों लगभग-लगभग रिज़ेम्बल्ड होते हैं, वर्ड्स मैच होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अंतर दोनों में है। हम लोग बेसिकली जो भी डेटा अपना सेव करते हैं, चाहे वो जो भी हम लोग इनपुट कराते हैं इस वेब 2 के दौर में, जो भी वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका अपना एक स्टोरेज फॉर्म है, वो अपने डेटा को क्लाउड पर सेव करते हैं। क्लाउड पर हमारे पर्टिकुलर हमारे नाम से एक रजिस्ट्री और एक लॉकर हमको मिलता है, यानी कि हमारा डेटा वहाँ पे सेव होता है, ठीक है? जब डेटा वहाँ पे सेव होता है, तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन निकल के आता है कि हम लोग वहाँ पर उसको डेटा को एक्सेस जब चाहे तब कर सकते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर बात करें तो हम लोग कहीं पर भी जा करके किसी जगह पे ऑनलाइन जा करके इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ वहाँ पे निकल के आती है। लेकिन ये जो डेटा हम लोग सेव कर रहे हैं, जो कहीं क्लाउड पर सेव हो रहा है, क्या वो पूरी तरह से सिक्योर है या उसकी प्राइवेसी सिर्फ़ हमारे पास है? कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो डेटा वहाँ से निकल रहा हो या पर्टिकुलर किसी ब्रांड के लिए या पर्टिकुलर किसी एडवर्टाइज़मेंट कंपनी के लिए हमारा डेटा यूज़ हो रहा हो। मैं भी एक आपको वीडियो दिखाऊँगा, उस वीडियो में बहुत क्लियरली ये बातें बताई गई हैं कि कैसे हमारे डेटा के साथ मैनिपुलेशंस होते हैं, कैसे हमारा डेटा मार्केट में लीक आउट किया जाता है और हमारे डेटा से ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बहुत अच्छी इनकम लेते हैं। ये मिलियंस और बिलियंस में अपनी इनकम लेते हैं, सिर्फ़ हमारे डेटा को उनसे शेयर करके। ठीक है? आप लोगों ने इसका एक लाइव एग्ज़ाम्पल दूँगा कैसे हम लोग इसको समझते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर नहीं है या हमारे प्राइवेसी कंसर्न है। आपका मोबाइल का लोकेशन आपका ऑन है। आप जैसे ही अपनी किसी कंट्री को छोड़ करके आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आप या अगर आप यूट्यूब ओपन करते हैं, तो जो वहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट्स आते हैं, वो पर्टिकुलर आपके अरेबिक या जिस कंट्री में आप गए हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आने स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर जो भी एडवर्टाइज़मेंट्स आ रहे हैं, वो आपके पर्टिकुलर उसी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, जो आपने पहले कभी ये सर्च किया हुआ है। लेकिन वो वहाँ पर लोकल कंट्री का या लोकल डोमेन का या लोकल आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। दूसरी बात और बताऊँ आपको मैं, हम लोग जब भी कोई डेटा को सेव करते हैं, हम लोग जब भी कोई डेटा को हम लोग किसी प्लेटफ़ॉर्म पर सेव करते हैं, तो वहाँ पर अपने पास एक ऑप्शन आता है कि हम उसको इग्नोग्निटो मोड में यूज़ कर रहे हैं या ओपन मोड में यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कोई भी डेटा ब्राउज़र पे जा करके सर्च करते हैं, तो वो गूगल पे हमने सर्च किया, लेकिन वही सेम डेटा हमारे फ़ेसबुक से भी कनेक्ट हो जाता है और फ़ेसबुक पे हमको उसका ऐड दिखाने लगते हैं। आप कभी भी आप लोकल ट्राई करिए, बहुत रेयरली ऐसा मतलब आपके सामने कैजुअली इसको देखेंगे कि आप जब गूगल पे सर्च करिए, आप जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी सर्च करिए ये वहाँ पर कुछ आप ऐसे शोरूम सर्च करिए किसी कार का और फ़ेसबुक आपको अपने आप आपके अपने एडवर्टाइज़मेंट में उस पर्टिकुलर कार का शोरूम या उस प्रॉपर्टी जहाँ पर आप बाय करना या देख सर्च करना चाहते हैं, वहाँ की कुछ पिक्चर्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो करने लगता है। आपने सर्च गूगल पर किया, लेकिन वो डेटा आपका फ़ेसबुक से कनेक्ट हो गया क्योंकि जो डेटा अपना है वो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज़ होते हैं सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर। भले ही आपने एक चीज़ पर सर्च किया लेकिन जो हमारा सिस्टम ऐसे जो डेवलप किया गया है, जो हमने परमिशंस दे रखा है, हम जब भी कोई एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पर हमसे कुछ परमिशंस माँगी जाती हैं और इमीडिएटली हम अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन हम पढ़ते नहीं कि वो डेटा हमारा किस-किस जगह पर यूज़ करेंगे या परमिशंस क्यों हमसे माँगी जा रही, कहाँ-कहाँ हमारा डेटा यूज़ करने वाले हैं। तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान देना होगा। दूसरी बात है क्रेडिबिलिटी इश्यूज़ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फेक न्यूज़ और स्पैम्स या मार्केट में आते हैं जिसको हम लोग सच मान लेते हैं
हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े लीजेंड्स या एक्टर या सुपरस्टार्स हैं, उनकी डेथ की न्यूज़ हम लोग सुन लेते हैं, बाद में मालूम चलता है वो फेक न्यूज़ थी, वो रियल में अभी ज़िंदा हैं, या मालूम चलता है कहीं पर कोई किसी जगह पर कोई ऐसा राइट्स हुए हैं या कुछ ऐसी बात हुई है बट उसका रियलिटी कुछ और निकल के आती है। तो ये बहुत सारे इस तरह मिसलीडिंग न्यूज़ चलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंट्रोल किसी के पास नहीं है। कोई भी आदमी अपने डेटा को आपके चॉइस के अकॉर्डिंग वो आपको मार्केट में शेयर करा के या आपके साथ वो शेयर करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसकी कुछ कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हेवी होती है क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ें डेवलप करनी है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट आपको सर्वर की कॉस्ट देनी पड़ती है, डिज़ाइनिंग की कॉस्ट आपको पे करनी होती है, फिर उसका सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइडर लेना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको होती हैं जो कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेवी होती है। शायद इसीलिए लोग उसको यूज़ करने में या बहुत ज़्यादा इसको पर्सनल लेवल पर कोई यूटिलाइज़ सिर्फ़ अपने सर्च इंजन तक रखते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो बीइंग अ डेवलपर इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? जो हमने अभी बात किया वेब के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के का जो है वो एक ही नाम यहाँ पर अभी निकल के आता है कि वेब 2 के सॉल्यूशंस जो हैं वो उसके अपग्रेड मॉडल से दूर हो जाएगा, यानी वेब 3.0 से। अब हम बात करें यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से ऑप्शन हैं। जो सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करेंगे या जो सॉल्यूशंस का रोल प्ले करेंगे, जैसे कि मोर कंट्रोल, बेटर सर्च, सेफर ऑनलाइन, नो मिडलमैन, ट्रस्टवर्दी आइडेंटिटी, न्यू आइडियाज। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मैंने अभी बताया कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो जब ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा तो ज्यादा सिक्योर होगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होने के नाते यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चेन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपके नोड्स अवेलेबल, जहां पर आपका डेटा अलग अलग जगह पे सेव होगा। ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा वहाँ पर जो आपके पास अपनी ओनरशिप होगी क्योंकि ये आपके पास पर्टिकुलर हम किसी को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, एक्सेस नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है कि जब हम सर्च करेंगे तो बेटर वे में हमको सर्च उसका रिजल्ट मिलेगा क्योंकि अभी तक हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो हम लोग को आगे बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा वहाँ पर वेब 2 पर है और जो कि बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग डेटा भी है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट भी चलते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन क्या आएगा कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे से इसको चीज़ों को परफ़ॉर्म कर पाएँगे। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। जो कि इसके सॉल्यूशंस को फोकस करा के ये हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वेब 3 का जो प्रोजेक्ट है, जो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को या नेक्स्ट जनरेशन में यूज़ करने वाले हैं, ये अगर इसको हम एक बिज़नेस मान लें, तो क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल बिज़नेस के क्राइटेरियाज़ क्या-क्या हैं या प्रॉफिटेबल सेक्टर का क्राइटेरिया क्या-क्या होता है कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है, तो वो कब कब तक वो एक प्रॉफिट जनरेट करके आपको देगा या उसका क्या-क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं कि वो प्रॉफिटेबल ही होगा? ठीक है? तो उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला कि उसमें कुछ 4 या 5 पॉइंट्स हैं, जो उस प्रोजेक्ट में या आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए, जो आपको पर्टिकुलर प्रॉफिट ही लाके देगा। जैसा कि पहला है यूनिक प्रोडक्ट, वो मार्केट में बिल्कुल फर्स्ट टू मार्केट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। आपने कुछ भी जैसे अभी वेब 3 की बात करते हैं, वेब 3 के बारे में बात करें तो अपने पास ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन पर डिपेंडेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो वेब 3 पर वर्क कर रहे हैं, जो वेब 3 का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अपने पास कुछ यूनिक अपॉर्च्युनिटीज़ है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बोला, फर्स्ट टाइम इन अ सेगमेंट। वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट टू मार्केट क्योंकि हम लोगों ने जिस लेवल पे इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये वाक़ई में प्रमोशन का क्राइटेरिया ही इसको फर्स्ट टू मार्केट बनाता है। अभी तक जितने भी प्लेटफ़ॉर्म मार्केट में आए हुए हैं, वो किसी भी तरह से कोई भी प्लेटफ़ॉर्म ने अपने आप को प्रमोट नहीं किया उस लेवल पर। उनका सिर्फ़ एक मेन एक मैं कहूँगा तो उनका एक पैरेंट कंपनी है। पैरेंट कंपनी के अंदर में एक इकोसिस्टम के अंदर में उनका एक प्रोजेक्ट है वेब 3 का, जिसको उन्होंने डेवलप करके छोड़ दिया और पब्लिक खुद उनके बारे में रिसर्च करके जान रही है। हम लोग फर्स्ट टू द मार्केट क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों ने प्रमोशंस खुद स्टार्ट किया हुआ है और अपने पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं जो इसको रियल में प्रमोट करने पर इसको बूस्ट प्रोवाइड करते हैं। टेस्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड, टेस्टेड और ऑथेंटिकेटेड क्यों है? क्योंकि ये मार्केट में ऑलरेडी जो मार्केट के क्रिप्टो इंडस्ट्री और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर 95% जिनकी होल्डिंग है, चाहे वो बीएनबी की बात करूँ, चाहे इथेरियम की बात करूँ, चाहे बाइनेंस और इथेरियम, एक्सचेंज सबसे बड़ा इन्हीं का, नेटवर्क सबसे बड़ा इन्हीं का, कम्युनिटी सबसे बड़ी इनके पास, एक्सचेंज और ब्लॉकचेन सबसे बड़ा रोल इन्हीं का प्ले करता है। तो 95% इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो बाइनेंस और इथेरियम के पास है। और जब वो खुद इस मार्केट में इस अपने प्रोजेक्ट को वेब3 को टीएलडी को लेकर के मार्केट में है, इसका मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा हाइली सिक्योर और हाइली एडवांस आर-एन-डी टीम है, उनके पास मार्केटिंग टूल्स है, उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े थिंक टैंक्स हैं जो सोच रहे हैं कि मार्केट को देखने वाले, जो मार्केट में फ्यूचर में और क्या-क्या आने वाला है। तो उसके बारे में हम पूरे वो रिसर्च कर चुके हैं और मार्केट में क्या-क्या जो बेटर इम्प्रूवमेंट आने वाला है, वो पहले से उसके बारे में जान जाते हैं। तो जब वो इस मार्केट में है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी टेस्टिंग और ऑथेंटिकेशन उन लोग चेक कर चुके हैं। अपने पास बस एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जो आप हमारे पास एक्स्ट्रा अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास हैं, जो मार्केट में किसी के पास नहीं है और हम लोग इसमें रूल करेंगे, हम लोग इसमें पायनियर हैं।
तो वो क्या है, उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं, इसका ओवरव्यू समझते हैं कि कैसे काम करने वाला है। अभी से मैंने अभी बताऊंगा इसके बारे इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। उस वीडियो में ये पूरी चीजों का, पूरी बातों का सार होगा, जो विथ एनिमेशंस आपको दिखाया जाएगा, तो वो ज्यादा जल्दी क्लिक करेगा। तो जब भी हम कोई चीज विजुलाइज करते हैं, तो पढ़ने से ज्यादा देखने पे हम लोग उसको जल्दी मेमोराइज कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। तो मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ वेब थ्री टीएलडी। वेब थ्री एक कॉन्सेप्ट है, वेब थ्री एक एरा है, वेब थ्री एक, मैं बात करूँ, एक यूनिवर्सिटी है। टीएलडी उसके यूनिवर्सिटी के अंदर का एक सब्जेक्ट है। तो वेब थ्री पूरा पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन है इंटरनेट का। उसके अंदर बहुत सारे मार्केट में चीजें आती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट अपना टीएलडी है। हम लोग वेब थ्री के अंदर टीएलडी प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अब टीएलडी क्या है? टॉप लेवल डोमेन। ये क्या वर्क करता है? तो यहाँ कुछ इसके कंपेरिजन और इसके कुछ बेनिफिट समझते हैं कि कैसे वेब थ्री के अंदर टीएलडी और वेब टू के अंदर जो टीएलडी कॉन्सेप्ट है कैसे डिफर है, क्या क्या एडवांटेज है वेब थ्री में है और क्या क्या कमियां वेब टू में रह गई थी। तो टॉप लेवल डोमेन जैसे कि हम .com .io .ai .gov, जितने भी एक्सटेंशंस हैं, जो हम फाइनल डॉट के बाद हम जो यूज करते हैं, ये बेसिकली डिनोट करते हैं कि वो पर्टिकुलर यूआरएल या वेबसाइट किस सेक्टर से या किस जनरेशन के वेबसाइट से बिलोंग करती है। अगर .com .io .ai या .com या .in लगा हुआ है, तो ये वेब टू के सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर उसी की बात, अगर हम बात करें वेब थ्री के अंदर, जैसे हमारे .mmit है, अगर हम .mit .crypto .blockchain .exchange .bitcoin .shiba .ethereum .bnb लगा रखा है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन वेब थ्री पे रोल प्ले करेगा। तो थोड़ा सा और ज्यादा समझते हैं इसको, कैसे ये रिलेट करता है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं कि वेब थ्री डोमेन्स आर डोमेन दैट लाइव ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन। जो वेब थ्री के जो डोमेन्स होते हैं, वो बेसिकली ब्लॉकचेन पर बेस्ड होते हैं। ब्लॉकचेन पर वो उनका सर्वाइवल होता है, ब्लॉकचेन पर ही उनकी फ्लुएंसी होती है, या मैं कहूँ डिप्लॉयमेंट जो उनका होता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही होता है, जिससे कि यूजर को उसके डेटा का कंप्लीट ओनरशिप मिलता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं अपने एसेट्स के बिहाफ पर, तो उसकी कंट्रोलिंग हमारे पास ही होती है। लेकिन अभी अगर हम वेब टू के कंपेयर में बात करें, तो जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो सर्वर पर जाकर, क्लाउड पर जाकर सेव होता है, जिस पर हमारी ओनरशिप नहीं होती। वो पर्टिकुलर वो सर्विस प्रोवाइडर्स की ओनरशिप होती है। या अगर कभी कोई बहुत ज्यादा कोई लूप होल या कोई सिक्योरिटी में वीकनेस रहा, तो कुछ हैकर्स उसको यूज करके, उसको हैक करके, हमारी ओनरशिप को ब्रेक डाउन करके, वो अपने तरह से अपने अकॉर्डिंग वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि टीएलडी के अंदर, वेब थ्री में अगर हम बात करें, वेब थ्री के अंदर तो ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर हमें पूरी तरह से अपनी ओनरशिप मिलती है। सेकंड, इसका मेन बेनिफिट क्या है? जो जिसके लिए पहली बार टीएलडी का उपयोग किया गया, टीएलडी का जो सबसे बड़ा जो डोमेन का यूज किया गया, क्यों? क्योंकि हमको क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई बनाना था। मैं हमेशा हर बार अपनी मीटिंग में कहता हूँ कि हमको हमारे घर का एड्रेस याद है, हमको हमारे ऑफिस का एड्रेस याद होगा, हमको हमारे किसी रिलेटिव का एड्रेस याद हो सकता है, हमको हमारे किसी दूसरे सिटी में हमारे कोई दोस्त रहते हैं, या कोई हमारा कोई हमारा कॉलेज है पुराना जहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, हमको उसका एड्रेस याद होगा। लेकिन हमको अपने क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस याद नहीं होगा। हम लोग डेली, अगर हम डेली ट्रेडिंग भी करते हैं, डेली हम ट्रांजेक्शंस भी करते हैं, और डेली हम जा करके उस पर कैजुअली उस पर हम अपने फंड को ट्रांसफर करते रहते हैं वॉलेट से डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के वॉलेट में। उसके बाद भी हमको बहुत ज्यादा होगा तो लास्ट के 4 या 6 या 8 वर्ड हमको अल्फाबेट्स याद होते हैं, कंप्लीट एड्रेस हमको याद नहीं होता। शायद इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, कॉम्प्लेक्स एड्रेस है, जो कि हम लोग हमारे कमांड में नहीं है। आप अब ट्रस्ट वॉलेट पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, मेटामास्क पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपको एक एड्रेस जनरेट होकर के अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, आपको बहुत लेंथी एड्रेस आपको मिल जाएगा, जो कि आपके चॉइस का नहीं होगा। और हमारे चॉइस का नहीं होगा तो हमें याद नहीं होता है। शायद इसीलिए हम लोग आज तक क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अगर आपको फंड भेजना है, या आपको अगर मुझे फंड भेजना है, तो हम लोग आपस में अपने वॉलेट एड्रेस का, जो भी हमारे टोकन का एड्रेस होगा, जिस चेन का एड्रेस होगा, हम उसको आपस में व्हाट्सएप से शेयर करेंगे। और अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप से शेयर करूंगा अपना एड्रेस, तो आप उसको दूसरे फोन में टाइप नहीं करेंगे, आप उसको कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं। या मैं आपको क्यूआर कोड दूंगा, आप दूसरे फोन से उसको स्कैन करेंगे। हम लोग कभी भी वॉलेट एड्रेस को टाइप नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक भी वर्ड अल्फा न्यूमेरिक है, या मतलब वो स्मॉल लेटर का कैपिटल लिख दिया या कैपिटल को हमने स्मॉल लिख दिया, कुछ भी गलती होने पर वो फंड हमारे यहाँ से कट डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन का ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि एक बार आपने गलत एड्रेस वहां पर पेस्ट किया, तो फंड आपका अपलूज कर सकते हैं। तो हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी एड्रेस होते हैं। शायद इसलिए ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बात करते हैं कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम आगे बढ़े, तो वेब थ्री के अंदर टीएलडी सेक्टर के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अपने पर्टिकुलर नेम से, निकनेम से, या चॉइस के नाम से हम अपना
एक डोमेन मिंट कर सकते हैं, जिसको हम अपने वॉलेट एड्रेस के से कनेक्ट करने पर हमारा वो जो डोमेन जो हमने अपने चॉइस का नाम बुक किया हुआ है, जो डोमेन मिंटिंग किया हुआ है, वो हमारा एज अ वॉलेट एड्रेस, ब्लॉकचेन एड्रेस वर्क करेगा। ये सबसे बड़ी बात, हमारे सबसे बड़ा प्रॉफिट हमारे लिए है कि हम अपने एड्रेस को, ब्लॉकचेन अपने जो वॉलेट एड्रेस को हम अपने वेब3 टीएलडी के अंदर अपने किसी चॉइस के नाम से कनेक्ट करते पर, मिंट करने पर, अगर वो मिंटिंग हो जाती है तो हम अपने वॉलेट को जब उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो हम अपने उसी डोमेन को फंड के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मुझे अगर अपने वॉलेट का बहुत लेंदी एड्रेस याद नहीं है, लेकिन अगर जो चॉइस का नेम मैं बनाऊंगा, हो सकता है मेरा नाम अवेलेबल ना हो, मैं अपने नाम के आगे 1 2 3 लगा दूं, या एक कंट्री का नाम लगा दूं, या अगर कुछ और मैं अपनी फैमिली का सरनेम लगा दूं, तो वो एक मुझे याद रहेगा कि हाँ, मेरा एड्रेस ये है। और छोटे से छोटा एड्रेस मैं आपने शेयर करूंगा, तो आप इजीली उसको टाइप कर भी सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं कि मेरा एड्रेस अगर प्रवीण नाम से है, तो आपका एड्रेस अगर एबीसी नाम से है, या किसी और का एड्रेस अगर XYZ नाम से है, तो हमें याद रहेगा कि वो किसका है। लेकिन वॉलेट एड्रेस हमें अपना भी याद नहीं कि वो हमारा एड्रेस है या नहीं। हम लास्ट के 4 6 या 8 डिजिट याद रखते हैं। ठीक है। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट था कि सिंप्लीफाइंग द एड्रेस, द ट्रांजेक्शन ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री। दूसरा हमारा क्या है, वेबसाइट होस्टिंग। ये बहुत बड़ा एक मार्केट है, बहुत बड़ा एक ये बूम आ सकता है जब भी ये मार्केट में चीजें लाइव होंगी। वेब3 के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि हम वेब3 के अंदर वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, फर्स्ट टाइम ये सेगमेंट हम लोग .MIT, हमारा मैंगो ट्री एक वो प्रोजेक्ट लेकर आया हुआ है जिसमें ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट में अभी किसी भी सेक्टर की टोकन या कंपनी या इस तरह के प्रोजेक्ट के पास ये चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये अपने पास एक यूएसपी है। अब कुछ और आगे हम लोग बात करते हैं इसी बारे में। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेब3 टीएलडीज, चाहे वो वेब2 की बात करें चाहे वेब3 की बात करें, दोनों को हम लोग डिफरेंट समझते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन निकल के आता है, वेब3 डोमेन्स जो होते हैं वो ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉकचेन, एनएफटीज एंड क्रिप्टो डोमेन्स। जो भी एक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जो भी हम इस तरह से वर्ड से हम या टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, चाहे वो हमारा ब्लॉकचेन हो, एनएफटी हो, क्रिप्टो हो, या एक्सचेंज हो, या मेटावर्स हो, XYZ कुछ भी हो, हम जितने भी टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, वो सबको हम वेब3 डोमेन्स के हम की तरह यूज कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या निकल के आता है कि ये जो हमारे डोमेन्स बनेंगे, ये अल्टरनेटली एक एक डिफरेंट तरीके से वेब3 के में रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वेब2 में हम लोग सिंपली एक .com .in या वो ट्रेडिशनल लेवल के डोमेन्स यूज करते थे। लेकिन हम वेब3 के अंदर, हम ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, हम उन सबके डोमेन्स को यूज कर सकते हैं, सबके नाम से मिंटिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात कभी कर रहा था .com या जो हमारे ट्रेडिशनल जो डोमेन्स है, तो उसके अलावा बात करूं तो जैसे वेब2 के अंदर .com है, .in है, ये सिंपली, या अगर कोई .NP है, .PK है, .AE है, .AU है, ये सब जितनी भी चीजें, ये सब वेब2 से कनेक्टेड हैं, जो कि एक सिंपल ट्रेडिशनल हमारा एक्सटेंशन है या डोमेन है। लेकिन अगर वेब3 की बात करें, तो वेब3 में ये ब्लॉकचेन, एनएफटी और क्रिप्टो से रिलेटेड होगा। जैसे कि यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, .ETH और .क्रिप्टो। ये ऊपर की बात का है, थोड़ा सा नीचे लाइव एग्जाम्पल दिया हुआ कैसे ये कवर करता है। और इसके बाद एक और बड़ा पॉइंट है कि हम जितने भी मार्केट्स में चीजें अभी अवेलेबल हैं ब्लॉकचेन के अंदर, अभी पूरे कंप्लीट इस वेब3 के इकोसिस्टम में हम किसी भी नाम से डोमेन को हम यूज कर सकते हैं, उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कुछ उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जैसे मैंने फंड को ट्रांसफर्स के बारे में बताया, वेबसाइट्स के बारे में बताया, हम ईमेल एक्सेप्ट करते हैं, हम ईमेल यूज कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, हम ओटीपीस को हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमारे वेब3 के टीएलडी के अंदर अवेलेबल हैं, और जो धीमे धीमे हमारे पास अभी यूटिलाइजेशन पर आते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ा एक और इसमें जो मेन जो डोमेन का वेब3 और वेब2 के अंदर जो डिफरेंस है, जिसको हम पर्टिकुलर समझते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट टेक्निकली की डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस होता है यहाँ पर कि जो भी डेटा हम यहाँ पर स्टोर करते हैं, जो भी डेटा हम इसमें स्टोर करेंगे वेब3 के अंदर, वो हमारे लिए एज एसेट्स रोल प्ले करेगा। और वेब2 में हम जो भी डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं, वो कंप्लीटली जो डेटा होता है वो जाकर क्लाउड पर सेव होता है। क्लाउड पर सेव होने पर उसकी ओनरशिप कभी भी लूज कर सकते हैं हम लोग, या कभी भी हम लोग उसको, वो हैकिंग हो सकती है। लेकिन जो हमारे लिए, जो हमारा डेटा वेब3 पे हम जो स्टोर करेंगे, हमारे लिए एज एसेट्स रोल प्ले करे, क्योंकि हमारे ही पास ही हमारी उसके पास ओनरशिप रहेगी, जो कि पॉसिबिलिटी से हम बात करें तो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ठीक है। अभी सिंपल से थोड़ा सा बात करें एक्सटेंशन पे, कि जो जो लास्ट में जो डॉट लगा होता है,
डॉट के बाद जो भी उसका डोमेन का वर्ड या डॉट कॉम लिखा हो, डॉट इन लिखा हो, वो जो वेब टू से रिलेटेड होते हैं। वेब थ्री के अंदर जो डॉट के बाद जो फाइनल जो लिखा रहेगा वही हमारा टॉप लेवल हमारा एक्सटेंशन डोमेन है। वेब थ्री के अंदर वो हमारा क्रिप्टो या ब्लॉकचेन या एक्सचेंज या एमआईटी या बीएनबी या डॉट ईटीएच हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं कैसे वो चीजें रोल प्ले होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ईडीयू, ORG, GOV, ये कुछ ट्रेडिशनल्स, तो कुछ ट्रेडिशनल हमारे पास ये डोमेन्स हैं वेब टू के अंदर। डॉट कॉम में डॉट कमर्शियल आ जाते हैं, डॉट नेट में नेटवर्क आता है, ईडीयू में एजुकेशन आता है। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स है कि हम उनका डोमेन का एक्सटेंशन देख करके समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट या यूआरएल किस सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर मैं डॉट जीओवी की साइट ओपन करूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, चाहे वो कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। अगर मैं बात करूं कि ये डॉट नेट से या डॉट कॉम से लगा होगा तो ये कॉमर्शियली ओपन होने वाली साइट है जो पूरे वर्ल्ड में ओपन हो सकती है। अगर बात करूं डॉट इन लगा तो ये इंडियन वेबसाइट है, डॉट एनपी है तो नेपाल की वेबसाइट है, डॉट पीके है तो पाकिस्तान की वेबसाइट है, डॉट एई है तो ये यूएई की वेबसाइट है। तो ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन से हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ की ये किस सेक्टर की वेबसाइट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो वेब थ्री के अंदर, इस ब्लॉकचेन के अंदर, टीएलडी के अंदर जो हमारा वेब थ्री से जो कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम लोग इसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग को डॉट उस कंट्री से बिलोंग नहीं होगा, बट बल्कि ये ब्लॉकचेन के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करेगा। जैसे ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, मेटावर्स भी है, क्रिप्टो भी है, एनएफटी भी है और एक्सचेंज भी है। तो अगर ये डॉट क्रिप्टो से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के अंदर का एक डिपार्टमेंट है क्रिप्टो। उस क्रिप्टो के अंदर 22,000 से ज्यादा टोकन इस समय मार्केट में अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द कॉइन मार्केट कैप। तो हम 22,000 के तुलना में हम लोग बात करें तो अपने इस टीएलडीज को डेवलप कर सकते हैं, अगर उनके पास आपके पास उसकी टोकन की ओनरशिप है तो। लेकिन अगर हम लोग बात करें मेटावर्स की, तो मेटावर्स के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। एनएफटी की बात करें तो एनएफटी के अंदर ही बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर हर सेक्टर की पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री से यहाँ पर रिलेशंस ऑलरेडी है, जो हमारी हम जो कंफर्म बताएगा कि वो वेबसाइट वेब थ्री की किससे बिलोंग करती है। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत देर से इस वेब थ्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका हमारे लिए लाइफ में यूज क्या होने वाला है, हम कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में या हम एवरीडे लाइफ में कैसे इसको यूज करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो इजी एंड सेफ ट्रांजेक्शंस, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट हमारे उस पर्टिकुलर, हम लोग ट्रांजेक्शंस करने के लिए हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट गेटवे पर इसको लिंक नहीं करना होगा, बल्कि हम इसमें डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और क्रिप्टो के डिपेंड अपने हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, पर्सनलाइज रहेगा, क्योंकि हम वेबसाइट को अपने हिसाब से उसको हम क्या हमें देखना है क्या नहीं देखना है उसको हम पर्सनलाइज कर पाएंगे। हम लोग कम सर्च करेंगे लेकिन चीजें ज्यादा निकल के आएंगी, क्योंकि यहाँ पर डेटा ऑलरेडी फिल्टर होकर के आएगा। तो हमारे बहुत लेस अमाउंट में सर्च करने पर भी हमारे पास जो डेटा है वो फिल्टर होकर और ज्यादा ब्रॉड वे में हमको मिलेगा। यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जो इसमें ऑनलाइन इनकम कमाना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल नया मार्केट है, बहुत वास्ट मार्केट है। तो जो भी कंटेंट, जो भी इसमें आप डेटा की डिलीवरी आप इस सेक्टर में करेंगे तो वो आपके लिए इनकम का सोर्स बनकर आएगा। प्लस साथ ही साथ ये ग्लोबल कनेक्शन, ये जो भी इसमें हम बात करें, जैसे अभी बात करता हूँ डॉट इन पे अगर एग्जांपल लेता हूँ मैं, अमेजॉन जो ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजॉन की जो ग्लोबल वेबसाइट है वो डॉट अमेजॉन डॉट कॉम है। लेकिन वही अमेजॉन इंडिया में अमेजॉन डॉट इन से रन करती है। वही अमेजॉन यूएई में यूएई अमेजॉन डॉट ए से सर्च करते हैं। तो इसका मतलब इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडिया में जो मार्केट है, वो आपके डॉट कॉम अमेरिका में अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए आपको उनके डोमेन से सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दुबई में यूएई में अगर शॉपिंग करनी है तो आपको डॉट इन साइट को ओपन नहीं करना होगा, आपको अमेजॉन डॉट ए साइट को ओपन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उन प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। तो यहाँ पर वेब थ्री के अंदर कुछ, सॉरी वेब टू के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी जिसको दूर किया गया वेब थ्री के अंदर। तो वेब थ्री के अंदर क्या है कि आप ग्लोबल कनेक्शंस, क्योंकि यूनिवर्सल वेबसाइट्स होंगी, यूनिवर्सल आपके वो आपके ट्रांजेक्शंस होंगे, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी इसको चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये काफी सारे यहाँ पर आपके पास तो एग्जांपल्स हैं, इसको स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा आप लोग कि कैसे ये यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, हमारे बेनिफिट, हमारे क्या क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, वेब थ्री कैसे हम लाइफ में हमारे लिए इंप्रूवमेंट्स लेके आने वाला है, और क्या क्या नए इनहेंस मॉडल हमें मिलने वाले हैं वेब थ्री के अंदर। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जो मैंने पूरी बात बताई आपको वेब थ्री वेब और टीएलडीज के बारे में, इसके रिलेटेड एक हमारे पास वीडियो है। तो उस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हमारे लिए वर्क करेगी, कैसे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमारे लिए मार्केट में और ज्यादा हमारे लिए इंप्रूवमेंट लेके आने वाला है, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है, हमारे पास ऑनलाइन इनकम के ऑप्शंस लेके आने वाला है, कैसे ये हमारे ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई करेगा। इन सबको लेकर के एक हमारे पास वीडियो है, उस वीडियो को हम लोग प्ले करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन।
दोस्तों आज हम बात करेंगे ओके, तो मैं अभी इसको डेटा सर्च कर रहा था और मैं आपको इसको प्ले करता हूँ मैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में लगभग 7 से 8 मिनट का वीडियो है और ये बहुत सारे अच्छे से आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कैसे ये हमें काम करने वाला है। ठीक है? दोस्तों आज हम बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में, जो हमारे फ्यूचर का एक सबसे बड़ा पार्ट या ये कह लीजिए हमारा पूरा फ्यूचर ही बनने वाला है। इंटरनेट की अगर आप हर 5 सालों के इंटरवल्स में ग्रोथ देखेंगे तो आप इंटरनेट के प्रोग्रेस की स्पीड को समझ पाएंगे। करंट टेक्नोलॉजी, इंसानों की जरूरतें और इंसानों का दिमाग, इन 3 फैक्टर्स के चलते हर बार इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल में कन्वर्ट होते आए हैं। ऐसे में जो लोग नई दुनिया के साथ अपने आप को इंक्लूड करके उसका हिस्सा बनते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और यही रीजन है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग न्यू टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलते हैं। और यही रीजन है कि वो मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस अर्न कर पाते हैं। सो फ्यूचर में आप कहीं पीछे न रह जाएं और अपने दिमाग और स्किल्स को अपडेटेड रखें, इसके लिए फ्यूचर के बारे में नॉलेज गेन करना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि वेब 3.0 कैसे आया और वेब 1.0 और 2.0 था भी या नहीं। और यहाँ हम आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाएंगे, ना ही हम आपको कोई भविष्यवाणी बताएंगे। हम आपको फैक्ट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और ओरिजिनल डेटा के बेसिस पर एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हाँ, वेब 1.0 एंड 2.0 भी थे। एक्चुअली इसे समझना काफी सिंपल है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई 1990s में, तब वो बिल्कुल आज की तरह नहीं था। पहले हम सिर्फ इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते थे। मतलब इंटरनेट सिर्फ रीड ओनली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता था। हम कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, आर्टिकल्स, इमेजेस एटसेट्रा को देख सकते थे। ये सबसे इनिशियल वर्जन था वेब 1.0। फिर आया एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लगभग 2004 के अराउंड। एंट्री हुई वेब 2.0 की। यहाँ काफी चेंजेस आए, इंटरनेट के यूजर्स बहुत बढ़ गए। MP3, MP4, शॉपिंग, ये सब पॉपुलर होने लगा। अब हम न सिर्फ डेटा देख सकते थे बल्कि क्रिएट भी कर सकते थे, शेयर कर सकते थे अपने ओपिनियंस, कमेंट्स एटसेट्रा। इसके लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और ऐसे कई प्लेटफॉर्म सामने आए। अब जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, इन प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजिंग भी शुरू हुई और अनलिमिटेड वैरायटी का कंटेंट एंड सर्विसेज इंटरनेट पर आ गया। अब क्योंकि यूजर्स इतने हैं और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी है, तो सबकी प्रेफरेंस या जरूरत भी काफी डिफरेंट हो गई। और हमारे एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए हमारी जरूरतों के हिसाब के सर्विस, कंटेंट और प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट्स ने हमसे डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इन सब को एनालाइज करके हमारे लिए रेलेवेंट सजेशंस दिए जा सकते हैं। बट जैसे हर साइट का एक नेगेटिव होता ही है, यहाँ भी वो प्रॉब्लम आई। यूजर्स के डेटा का मिसयूज होने लगा और एडवर्टाइजर्स या ब्रांड्स के फायदे के लिए हमारे डेटा के साथ मैनिपुलेशन हुआ। मतलब कि इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारा पर्सनल डेटा शेयर करना शुरू किया। हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी के हिसाब से कंपनीज को हमारा डेटा बेचा जाने लगा। आपने कई बार देखा होगा कि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट यूजर प्राइवेसी को लेकर काफी इश्यूज एंड स्कैंडल्स आते रहे हैं। तो वेब 2.0 हमारी प्राइवेसी तो इन प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में थी ही, साथ ही हमारे कंटेंट और एक्टिविटीज का कंट्रोल भी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंटेंट का कंट्रोल फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब के पास होता है। उनकी पॉलिसीज के अंडर हमें रहना पड़ता है और वो जब चाहे हमें या हमारे किसी कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सकते हैं। मतलब हमारे ही वर्क की फुल ओनरशिप हमारे पास ही नहीं है। और तीसरा एक इशू ये भी है कि हमारी अर्निंग्स भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में होती हैं। हमारे रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा परसेंटेज ये प्लेटफॉर्म्स के पास चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब एड्स में कई बार 45% जितनी अर्निंग तो यूट्यूब के हिस्से आती है। हमारे पास रह जाता है ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू। सो वेब 2.0 एक ऐसा फेज रहा है जहां सारा कंट्रोल, चाहे वो ओनरशिप हो, प्राइवेसी हो या अर्निंग्स हो, सब कुछ इन सारे इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स के पास है। और अब वेब 2.0 का एरा एंड हो चुका है और वर्ल्ड एंटर कर रहा है वेब 3.0 में। मेन रीजन ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का तोड़ वेब 3.0 के जरिए निकाला जा रहा है।
वेब 3.0 एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड होगा। इसका मतलब कि कंपनीज के फाउंडर्स, सीईओज और उनकी पॉलिसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा हमारी प्राइवेसी या यूसेज पर। सीधे वर्ड्स में एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जहां ओनर्स, यूजर्स और क्रिएटर्स तीनों हम ही होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड का यही मतलब होता है किसी भी एक इंसान, ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल प्लेस के पास कंट्रोल नहीं होता। मार्केट्स और सर्च इंजिन्स सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा के फाउंडर्स चले जाएंगे या कोई इन्हें खरीदने वाला है? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वेब 3.0 के टाइम में ऐसे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहां वेब 2.0 की प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, ओडिसी नाम का एक प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है जहां कंटेंट को अपलोड करने या देखने के लिए टोकन्स का कॉन्सेप्ट है और उन टोकन्स और कंटेंट की एक मॉनेटरी वैल्यू है। वैसे ही ब्रेव ब्राउजर एक ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन है। इसमें ब्राउजिंग एंड इंटरनेट सर्फिंग के लिए टोकन्स होते हैं। बट हाउ इज इट पॉसिबल? ये सब कैसे काम करेगा? इस सब का आंसर है द मोस्ट एडवांस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब जिन लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा भी आइडिया है उन्हें टोकन और डिसेंट्रलाइज्ड शब्दों से ही क्लिक हुआ होगा। हम इस वीडियो में वेब 3.0 के हिसाब से ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। यहाँ फाउंडर्स का मेन रोल सिर्फ बिगनिंग में आता है। रूल्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर फाउंडर शुरू में क्रिएट करेंगे। उसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करेंगे DAO। DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ डिसीजन मेकिंग होगी टोकन होल्डर्स यानी हमारे हाथों में। जिसके पास जितने ज्यादा टोकन्स होंगे उनका उतना ज्यादा स्टेक होगा डिसीजंस में और बाकी के स्टेक होल्डर्स वोट्स के थ्रू अग्री या डिसअग्री करेंगे। दोस्तों, शायद यकीन करने में मुश्किल हो लेकिन यही हमारा फ्यूचर है। एक वो टाइम था जब वीडियो कॉल जैसा कॉन्सेप्ट भी सुनने में इम्पॉसिबल लगता था कि हम कैसे घर बैठे दुनिया के किसी और कोने में किसी से बात कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन ये अब हमारे लिए नॉर्मल है। ऐसे ही डाउट्स क्रिप्टो करेंसी एंड NFT के कॉन्सेप्ट्स पर भी उठाए गए थे और उससे कितने बिलियनर्स बने हैं ये तो हमें गूगल सर्च से ही समझ सकते हैं। सो अर्निंग के लिए रेडी होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लर्निंग के लिए रेडी रहें। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, NFT, मेटावर्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना स्टार्ट कर दीजिए। नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकर इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हो जाइए। सेफली सेव्ड होंगे। आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि ये सब ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट की ही एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली वेब 3.0 सारे फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स को साथ लेकर चलेगा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जो शायद हमें अभी सोचने में भी अजीब लगे, जैसे मेटावर्स, AI, मशीन लर्निंग, NFT गेमिंग टोकन्स, ब्लॉकचेन, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। अग्री करेंगे दोस्तों, शायद यकीन करने में मुश्किल हो लेकिन यही हमारा फ्यूचर है। एक वो टाइम था जब फ्रेंड्स, देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे हम लोग की लाइफ पूरी तरह से वेब 3 से चेंज हो रही है। और जो भी अब तक मैंने आपको स्लाइड में बताया कि वेब 3 के एडवांटेजेस क्या क्या हैं वेब 2 के ऊपर, क्यों हमें वेब 3 की रिक्वायरमेंट है, हमारे प्राइवेसी, डेटा की प्राइवेसी, सिक्योरिटी क्यों इतनी ज़्यादा हमारी वो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, कैसे कंपनीज हमारे डेटा का मिसयूज कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के साथ उसको शेयर करके हमारे वो पैसे कमा रहे हैं। तो वेब 3 के अंदर ये सब पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो चांसेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमारा डेटा सिक्योर रहेगा और हमारे पास उसकी ओनरशिप होगी, क्योंकि हमें जिसके साथ अपना डेटा शेयर करना है वो हमसे हमारी परमिशंस मांगी जाएगी, न कि उस पर्टिकुलर क्लाउड स्टोरेज की जहां पर हमने अपना डेटा सेव किया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने स्लाइड पे। ठीक है, तो ये अब तक मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं अपने इकोसिस्टम के बारे में कि अपने मैंगो थीम बेस्ड इकोसिस्टम क्या है, क्योंकि अब तक जो भी हमने बात किया वेब 3 के बारे में, वो TLD के बारे में, वो कैसे यूज करने वाले हैं क्या और हमारे किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो आता है। तो पर्टिकुलर हम स्टार्ट करें अपने मैंगो ट्री प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास मैंगो थीम बेस्ड कितने कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम में ऑलरेडी लाइव हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंगो ब्लॉकचेन है, स्वैप है, टोकन है और वॉलेट है। तो मैं वन बाय वन सारे आपको ऑप्शंस इसके लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं चलता हूँ सीधे ब्लॉकचेन के पास। मैं ओपन करता हूँ क्रोम अपना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ मैंगो स्कैन जो अपना ब्लॉकचेन है। उसके बाद मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सारे प्रोजेक्ट्स को दिखाऊंगा।
तो ये अपना MangoScan.io अपना ब्लॉकचेन है। जैसे हमने ट्रोन स्कैन, ईथर स्कैन, BSC स्कैन देखा हुआ है, वैसे ही हमारे अपने मैंगो थीम बेस्ड हमारा अपना खुद का ब्लॉकचेन है MangoScan। जो भी ट्रांजेक्शन हमारी इस ब्लॉकचेन पर हमारे लेजर में हो रही है, सब यहाँ पर जाके सेव होती हैं। इवन जो भी हम अपने मैंगो ट्री प्लेटफॉर्म में जो भी हम डोमेन्स को मिंट करते हैं, वो सारे मिंटिंग किए हुए ट्रांजेक्शन यहाँ पर आप जाकर उसके ट्रांजेक्शन हैश को पेस्ट करके चेक कर सकते हैं, या रैंडमली भी आप उसको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका वो डोमेन पर्टिकुलर आपके वॉलेट एड्रेस से कनेक्ट हुआ या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट पेज को ओवरव्यू देता हूँ। ये हमारा ट्रांजेक्शन है, ये ब्लॉक सिस्टम से हमारे। तो मैं आपको ट्रांजेक्शन ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं डेली आपको ये दिखाता हूँ ये फिगर, ताकि मुझे अगर याद रहे ना रहे, लेकिन आपको कम से कम जो डेली आप मीटिंग में आते हैं वो देखते होंगे। हमारे ये जो ट्रांजेक्शन है डेली यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जो भी हम लोग डेटा अपना मिंट कर रहे हैं, वो सारे के वो ट्रांजेक्शन हैश जो भी हैं, जो भी हैश जनरेट होते हैं, वो सबके सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक पहला है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जस्ट अभी 2 मिनट पहले ये ट्रांजेक्शन बना है। एक यहाँ पर ये डोमेन मिंट हुआ है। जो भी आप ट्रांजेक्शन अपना जब डोमेन अपना मैंगो ट्री प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो उसके बाद आपको वहाँ पर वेब3 डोमेन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जब अपना जो भी आप डोमेन डालकर मिंट करेंगे, तो अपना वॉलेट एड्रेस पे जब कनेक्ट करेंगे, वॉलेट एड्रेस डालने के बाद जब डोमेन सक्सेसफुल हो जाएगा मिंटिंग आपकी, तो आपको एक ट्रांजेक्शन हैश क्रिएट होकर मिलेगा। उस हैश को कॉपी करके आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में लाकर पेस्ट करेंगे, तो आप डायरेक्टली अपने डोमेन्स को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आप उसको ना चेक कर पाए, तो डायरेक्टली आप हमारा मैंगो स्कैन प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, और मैंगो स्कैन प्लेटफॉर्म ओपन करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये एक डोमेन मिंट हुआ है, यहाँ पर हुआ है शेषघले.mit, ये हमारा एक डोमेन मिंट हुआ है, और ये उनकी ओनरशिप है, मतलब उनके वॉलेट का एड्रेस जिससे उन्होंने कनेक्ट करके इसको अपना क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये जस्ट अभी हुआ है। अजय A.MMIT, ये अभी जस्ट अभी विद इन सेकेंड ये अभी मिंट हुआ है। ठीक है, और ये इनका वॉलेट एड्रेस है। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पर अपने मिंटिंग करेंगे, डोमेन्स को मिंट करते हैं, वो डायरेक्टली आप यहाँ पर जाकर के लाइव चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप की ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिंटिंग ट्रांजेक्शन आपको मिलने वाली है, और दूसरा आपको मिलने वाला है ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन। एक और ये विंध्यवासिनी.MIT, ये विंध्यवासिनी है, बट विंध्यवासिनी लिखा हुआ है। तो ये एक इनका एक अपना इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए, इसमें कोई मिंटिंग नहीं है, इसका मतलब ये हमारे ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन है। इसमें कोई भी डोमेन का नीचे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये देखिए, MangoMan01.MIT, ये MangoMan कोई ऑलरेडी बुक कर चुका होगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो इन्होंने MangoMan01.MIT बुक किया हुआ है। ठीक है, ये उनका डोमेन का ओनर है। तो आपके पास जो भी अगर आपको डोमेन मिंट करेंगे, तो आगे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अब हमारे पास जो सबसे बड़ी जो इनकम आपके निकल के आने वाली है, वो हमारे पास है डोमेन सेलिंग का। बहुत जल्द हम लोग अपने मार्केट प्लेस को लाइव करेंगे, जहां पे आपको डोमेन सेलिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो वहां पर जो भी आपने डोमेन मिंट किया होगा, वहां पर आप इसको बिड लगा सकते हैं ऑप्शन में, और इसको आप डाल सकते हैं, तो वहां से डोमेन आपका सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉफिट है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास आप एक मल्टीपल अकाउंट्स अगर हैं, आपने मैंगो ट्री में बनाया हुआ है, तो डोमेन का नाम जरूर मिंट करिए। ठीक है, तो ये अपना पहला इकोसिस्टम था। अब चलता हूँ, दूसरा हमारा था MangoSwap.com। रिफ्रेश करता हूँ पहले। मैंगो स्वैप, ये हमारा डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हम लोगों ने पैनकेक स्वैप देखा हुआ है, हम लोगों ने यूनिस्वैप देखा हुआ है, तो सेम उसी तरह से हमारा खुद का अपना मैंगो थीम पर डिपेंडेंट अपना बेस्ड मैंगो स्वैप है, जो कंप्लीट एक डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपके पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑब्वियस बात है कि मैं आपको अपने इकोसिस्टम दिखा रहा हूँ, तो इन सब में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी।
क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी बिल्ड में कल एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी बिल्डर से जाते हैं और उसके कुछ प्रॉपर्टीज आप उससे बाय करने जा रहे हैं, तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि तुमने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करके मार्केट में दिया है और कितना उसमें यूनिक फीचर थे और क्या उसकी स्पेशलिटी थी। या अगर हम लोग कोई एडवोकेट या लॉयर हायर करने जाते हैं, वकील को हम लोग बात करने जाते हैं अपने किसी केस के लिए, तो हम लोग पहले पता करते हैं कि उस वकील ने कितने सारे केस लड़के लड़े हैं, उसमें कितने जीते हैं, ताकि उसका मालूम मालूम चले कि उसका परसेंटेज, सक्सेस परसेंटेज या यूनिकनेस क्या है। अगर पहली बार हम कोई वकील को हम लोग पकड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं एडवोकेट से, और उसने हमारा पहला केस लड़ेगा, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो सक्सेस हो। तो सेम उसी तरह से मैं आपको अपने वेब3 टीएलडी के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको अपने 4 इकोसिस्टम के बारे में दिखा रहा हूं, जिनकी स्पेशल कुछ यूनिकनेस है, कुछ इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। तो इससे जो लोग नए हैं अभी हमारे सिस्टम में, जो नए हमसे कनेक्ट हुए हैं, उन्हें मालूम चल पाएगा कि इनके पास ऑलरेडी 4 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो इनका अगला प्रोजेक्ट वेब3 टीएलडी आया है वो भी हिट होगा। ठीक है? तो एक अपना ये मैंगो स्वैप है, ये स्वैपिंग प्लेटफॉर्म बहुत कॉमन है, बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एड ऑन है जो अब तक मार्केट में किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। वो है जीरो स्लिपेज फीस। आप कोई भी टोकन यहाँ पर अपना आते हैं, उसको स्लिपेज पर जो फीस है उस पर आपको जीरो फीस पे करनी है। कोई स्लिपेज आपको यहाँ पर नहीं पड़ने वाली। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। आपको ट्रेड नाउ पे क्लिक करना है। सपोज आपने क्लिक किया, तो ऊपर यहाँ बीएनबी की पेयरिंग है, और नीचे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने एमएमआईटी का, ये अपने क्योंकि मैंगो थीम पर डिपेंडेंट अपना बेस्ड स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, तो ऊपर बीएनबी नीचे एमएमआईटी ले लिया मैंने। अब यहाँ पर जो भी फीस आप यहाँ टोकन बीएनबी रखेंगे, जितना भी अमाउंट का आपको लेना है, यहाँ पे जो स्लीपेज टॉलरेंस है आप यहाँ देख सकते हैं, जो स्लीपेज टॉलरेंस है वो जीरो है, ये जीरो ही रहेगा। किसी टोकन में अगर किस टैक्स एल्गोरिदम अप्लाई है, तो आपको टैक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर एड ऑन करनी है, क्योंकि जिस टोकन में टैक्स एल्गोरिदम एड ऑन रहेगा, चाहे वो 3% हो, चाहे 5% हो, या 1% हो, उसमें आपको वो वैल्यू यहाँ पर एड ऑन जरूर करना है। ठीक है? इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। आपके पास जो भी मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें आपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क अपने इंस्टॉल किया होगा। उस पर जाकर ब्राउजर में आपको ये ओपन करना है, और ब्राउजर में ओपन करने के बाद आपको अपना यहाँ पर मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक करके कनेक्ट करके उसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद आपके वॉलेट इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो जो भी टोकन की क्वांटिटी आपके उस वॉलेट में होगी, वो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर, जब आप टोकन को स्वैप करने जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर टोकन आपका बीएनबी हो या जो भी टोकन आपने उसको पेयर में लेंगे, वो दिखाई, उसकी क्वांटिटी दिखाई देगी, और उसकी क्वांटिटी बाद फिर उसको आप उसको आप स्वैप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अपना एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है, ये जीरो स्लिपेज है। जो लोग यूजुअली अपने ट्रेडिंग करते रहते हैं, या क्रिप्टो को ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते रहते हैं, स्वैप करते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छा उनके लिए अपने पास एक ऑप्शन है, जिस पर अपने बहुत अच्छे फीस को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर के जब हम उसको स्वैप करते हैं, तो वहां पर हमको बहुत अच्छी खासी स्लिपेज फीस पे करनी होती है, कभी कभी 3.5%, 4%, 5% भी हमको स्लिपेज कभी कभी पे करना पड़ता है। और यहाँ पर वही ऑप्शन जीरो है। तो यह अपना एक बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी अपना एक प्रोजेक्ट है, मैंगो स्वैप। ठीक है? अब चलते हैं, अगला ऑप्शन हमारा है मैंगो टोकन। तो उसके लिए मैंने बीएससी स्कैन को ओपन किया हुआ है। बीएससी स्कैन पर जाकर के आप सर्च बॉक्स में एमएमआईटी एंटर करेंगे। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ एमएमआईटी। अपने मैंगोमेंट को यहाँ पर सर्च किया, तो एमएमआईटी पेज ओपन हो गया। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी उनकी, उन टोकन चेन का नेम और टोकन की कैटेगरी क्या है, सब कुछ आपको यहाँ शो कर रही है। तो यहाँ पर जाकर के आप कंप्लीट इसके ट्रांजेक्शंस को देख सकते हैं, कब कब इसके ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, कितने इसके होल्डर्स हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं। तो ये टोकन के बारे में आपको बताऊं स्पेशलिटी क्या है। ऑब्वियसली मैंने अभी पहले बोला कि अपने पास 4 प्रोजेक्ट हैं, चारों में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। तो ये सिर्फ एक मीम टोकन नहीं है, ये स्पेशलिटी अगर आप जानेंगे तो आपको यकीन होगा कि ये टोकन एक ऐसा टोकन है जो लास्ट ईयर सिंगापुर के एक्सपो में, जून के 2022 के एक्सपो में, ये बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड पाया हुआ टोकन है। इस टोकन को बेस्ट क्रिप्टो करेंसी अवार्ड का अवार्ड मिला हुआ डेब्यू होने के लिए। और इस टोकन ने एक हमारे एयर ड्रॉप में ऑलमोस्ट इनिशियल प्राइस से 80 प्लस टाइम्स का प्रॉफिट जनरेट करके दिया हुआ है, जो कि डेक्स प्लेटफॉर्म पर हुआ था, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर हुआ था। तो इस टोकन की स्पेशलिटी हमारी ये है। ठीक है? तो ये भी हमारा एक अचीवमेंट था। अब मैं इसको, ये हमारा प्ले स्टोर पर हमारा ये मैंगो स्वैप मैंगो वॉलेट अवेलेबल है। आप इसको डायरेक्टली एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, उसी तरह से हमारा ये मैंगो वॉलेट है। मैंगो वॉलेट भी सेम इसी तरह से परफॉर्म करेगा। यहाँ पर इसका डेवलपर का नेम जरूर देख लीजिएगा इंस्टॉल करने से पहले, कि ये एसवीजी टेक के थ्रू ये डेवलप हमारा ये वॉलेट है। ठीक है?
ये ऐसी कुछ पिक्चर्स है जो आपको शो कर रहा हूँ, ये भी हमारा कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। और इसको आप जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने पर आपको कुछ टोकन, एमएमआईडी टोकन आपको कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलता है। और जब भी आप इस किसी को शेयर करेंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए वॉलेट, तो ये वॉलेट के इंस्टॉलेशन पर आपको कुछ रेफर प्रोग्राम के तहत आपको कुछ टोकन मिलता है। और हमारे कंप्लीट एक मैंगो थीम पर जो डिपेंड हमारा जो ये इकोसिस्टम है, जब ये ग्रो करेगा, पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होगी, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जो आपको फ्री में जो टोकन्स मिले, इनकी भी बहुत अच्छी वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी। ठीक है? तो ये कंप्लीट उसका चार्ट है। देख सकते हैं आप। तो ये मैं आपको दिखा रहा था अपने 4 इकोसिस्टम के बारे में, जो मैं अभी आपको यहाँ पर शो कर रहा था। ये हमारे 4 इकोसिस्टम हैं, 4 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में लाइव हैं। ब्लॉकचेन है, मैंगो स्कैन के नाम से, मैंगो स्वैप है, एवं टोकन है और अपना वॉलेट है। इन चारों को मैंने फीचर आपको चारों की स्पेशलिटी बता दिया कि ये क्यों मार्केट में बूम करेंगे, क्यों हमारे पास ये इकोसिस्टम कंप्लीट ऑल लाइव है, और क्या इसके पीछे का रीजन है कि क्यों ये इंप्रूव कर रहा है। ठीक है? अब चलते हैं आगे। अपने उन 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए कि जो हमारे वेब3 टीएलडी से कनेक्टेड है। तो पहला हमारा वेब3 टीएलडी के अंदर हमारा एक डोमेन है .mmit नाम से, वो हमारा ऑलरेडी एक मार्केट में लाइव है, और जिसके पास एक स्पेशल यूनिक फीचर है जो आपको इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा हम लोग लेके आने वाले मैंगो ब्राउजर, जो वेब3 ब्राउजर है, जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं, मोजिल्ला फायरफॉक्स यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये अपने यूसेज हम लोग करते हैं डेटा सर्च करने के लिए, कोई भी हम लोग ब्राउजर ओपन करते हैं, तो उसके अलावा हट करके हम लोग अपना खुद का वेब3 ब्राउजर लेके आ रहे हैं, कि जो वेब3 के सारे कंटेंट्स को आपको शो करेगा और वेब3 के सारे फीचर्स को यहाँ पर आपका यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है? तो बात करते हैं वेब3 टीएलडी डोमेन के बारे में। इसके लिए अब चल मैं पहले आपको मैं कुछ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि हमारे पास वेब3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेब3 से पहले वेब 1 और वेब 2 क्या है। जो मैंने अभी वीडियो प्ले किया, वो वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, लेकिन चूंकि ये स्लाइड है और स्लाइड में काफी लोग इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेते हैं अपने लोगों को शेयर करने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वेब 1 में हम चीजों को बस हम फाइंड कर पाते थे, चूंकि वो स्टैटिक दौर था, स्टैटिक एक एरा था। हम सिर्फ स्टैटिक काइंड्स के पेजेस हम एक्सेस कर पाते थे, ओपन कर पाते थे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हमारे पास ग्राफिक्स का, जीयूआई का यूज नहीं हो रहा था। पहले जो हमारे पास जो इंटरफेस था, वो सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। बाद में वो ग्राफिकल यूजर बेस पर आ गया था। तो पहले सिर्फ कैरेक्टर्स पर डिपेंड था, तो हमारे पास स्टैटिक पेज खुलते थे। बाद में वो जीयूआई यानी कि ग्राफिकल चीजें उसमें ओपन होने लगी, तो हमारे पास उसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन का ऑप्शन आ गया, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस नाम से दिया हुआ है, वर्ड यूज किया हुआ है। तो वेब 2 के अंतर्गत आपके यहाँ पर हम चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छे से कर पाए, क्योंकि ये सोशल वेब था। जितनी भी सोशल नेटवर्क साइट थी, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल प्लस हो, ऑर्कुट हो, XYZ इंस्टाग्राम, या जो भी हम व्हाट्सएप, जो इतनी भी चीज हम यूज करते हैं, सब कुछ आपके वेब 2 में ही, इस दौर में ही लाइव हुई हैं। ठीक है? अब बात करें वेब 3 में डिफरेंट क्या होगा, तो वेब 3 हम चीजों को क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि क्रिएशंस के लिए हम लोग को जितने भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी हम लोग को इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, या हम लोग को किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कुछ हमको ऑनलाइन हमारे ब्राउजर पर, वेब 3 ब्राउजर पर मिल जाएगा। चाहे हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमारे पास सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमारे पास ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमारे कंटेंट की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमारे पास थीम्स और आइडियाज की रिक्वायरमेंट हो, सब कुछ हमारे पास वेब 3 ब्राउजर पर अवेलेबल होगा, तो हम चीजों को खुद क्रिएट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस होने वाला है वेब 3 के अंदर। थोड़ा सा और ज्यादा फोकस अगर हम थोड़ा सा चेंज कंपेयर करें 2 और 3 में, तो 2 में रीडिंग और राइटिंग कंटेंट का ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन 3 में हम क्रिएशन का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है? तो जहां पर हम सिर्फ पढ़ और लिख पाते थे, अब हम चीजों को खुद बना पाएंगे 3 के अंदर। शायद ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होने वाला, जो एक डेवलपर है, मोड पर काम करते हैं, या जो लोग ऑनलाइन इनकम लेना चाहते हैं, या जो लोग पर्टिकुलर इस सेक्टर में उतर करके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी करना चाहते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपना खुद का एक वेब 3 डोमेन्स के अंदर, या वेब 3 इस जनरेशन के अंदर अपना खुद का प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टूल्स आपको इनबिल्ट प्रोवाइड हो जाएंगे इस सेक्टर के अंदर। तो ये कुछ अभी मैं जो बातें बता रहा था, उसको मैं थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहूंगा। वेब 1 में सिंपली विकीपीडिया जैसा नॉर्मल पेज हमारे पास ओपन होके आ गया, जिसको हम लोग कंप्लीट एक पेज, स्टैटिक पेज की तरह देखते हैं। वेब 2 में हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स आ गई, जिसमें हम लोग को कंटेंट इनपुट कराने का ऑप्शन मिल गया, और जब हमने कंटेंट इनपुट कराया, तो उस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ने उस कंटेंट को सेव भी किया, स्टोर किया अपने क्लाउड पर, अपने सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर। तो वहां से उसको फिर हमने पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट पर काम स्टार्ट कर दिया। हमको सोशल मीडिया का बेनिफिट मिलने लगा अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, जहां पर भी हम लोग जो चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन वेब 3 में क्या है कि चूंकि इसमें ब्लॉकचेन का कनेक्शन है, ब्लॉकचेन पर बेस्ड है ये, तो यहाँ पर सारे फीचर हमको ब्लॉकचेन के मिलने वाले हैं, जो एक कंप्लीट एक वेब 3 का हमारे रोल प्ले करेंगे। ठीक है? ये अपने पास
एक पर्टिकुलर इमेज है, जिसमें कि आप देख सकते हैं वेब 1 हमने सिर्फ रीड कर पाते थे, वेब 2 में रीड और राइट कर पाए, 3 में हमने एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इस तरह से पूरा एक कंपैरिजन तीनों चार्ट का एक पेज पे हमने लेकर आए हुए हैं कि वेब 1 को सिंपली वेब कहते थे, स्टैटिक वेब कहते थे, लेकिन वेब 2 में हम सोशल वेब कहने लगे क्योंकि सोशल मीडिया का यहाँ पर इन्फ्लुएंस आ गया, सोशल मीडिया यहाँ से बूम करने लगा। और आगे चल करके अब देखेंगे कि हम अपने जैसे-जैसे हमें जनरेशंस चेंज होंगी तो हमारे पास और भी बहुत बड़े-बड़े ऑप्शन यहाँ से आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कंप्लीट एक लास्ट में फाइनल कंक्लूजन का कि हम लोग जो अपना वेब3 टीएलडी डॉट एमएमआईटी जो लेकर आए हुए हैं, उसका रोल क्या है और मार्केट में वो क्यों डिफरेंट है? हमारे लोग हमारे वेब3 को क्यों प्रमोट करेंगे, क्यों इसको यूटिलाइज़ करेंगे ताकि हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो? तो सबसे पहली बात हम लोग कंपेयर करें मार्केट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके डोमेन्स की पर्टिकुलर एक लाइफ़ है। आपको 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की जो भी आप डोमेन बाय करेंगे, आपको उसके बाद एक वहाँ पर ओनरशिप फीस पे करनी है, रिन्यूअल चार्जेस पे करना है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, कोई भी इसकी एनुअल फीस नहीं है, ओनरशिप आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है, इसलिए पब्लिक हमारे पास ज़्यादा हमारा ये डोमेन यूटिलाइज़ करेंगे। हमारे पास कोई गैस फीस अप्लाई है डॉट एमआईटी के अंदर, कोई भी आपको ट्रांज़ैक्शंस पर गैस फीस नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी प्लेटफ़ॉर्म पर जैसे बात करता हूँ मैं इथेरियम की या ईएनएस की, इथेरियम नेम सर्विस की, तो वहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट $30 to $40 की आपको पर्टिकुलर गैस फीस पे करनी पड़ती है, जो कि हमारे पास अब कोई भी गैस फीस के नाम पर हम नल फीस लेते हैं, ज़ीरो फीस लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बिल्कुल यूनिक है, जो फर्स्ट टाइम इन अ सेगमेंट है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, जो किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। आप अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और इवन सिर्फ़ वेबसाइट का डोमेन आपको नहीं करना है, बल्कि पूरी वेबसाइट बिल्डर भी मिलेगा, जिसमें कि आपको एआई बेस्ड टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं। बस आपको अपना कंटेंट, अपना डेटा वहाँ पर इनपुट कराना है, अपना नाम और जो भी आपको ब्लॉक्स वहाँ पे कनेक्ट करना है, वो डालना है। थीम आपको सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, जो एआई बेस्ड थीम होगा। और वेबसाइट बिल्डर भी होगा, तो पूरे वो जितने पेज आप डेवलप करना चाहते हैं, पूरा बिल्डर वहाँ पर होगा, तो वो पूरा डेवलप करके आपको देंगे। तो इसके लिए बाकी हम बात करें दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर, तो वहाँ पर जाकर के आपको पर्टिकुलर एक वेबसाइट डेवलपर को हायर करना पड़ता है, उसके पास अपना डोमेन का वही क्रेडेंशियल शेयर करना पड़ता है, फिर उसको हम कुछ डेवलपर फीस पे करते हैं, फिर उसको हम डोमेन का रिन्यूअल चार्ज भी पे करते हैं। फिर अगर वो हमारी जो दो साइट है, वो अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ़ के ऊपर डिपेंड है, यानी ब्लॉगिंग या यूट्यूब पे वीडियोज़ पे डिपेंडेंट है, तो डेली हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमको अपने डेवलपर को देना पड़ता है, डेवलपर वहाँ से उसको अपडेट करता है, जिसकी वो अलग से फीस एएमसी चार्जेस लेता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको कंप्लीट एक वेबसाइट बिल्डर मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई भी डेवलपर हायर नहीं करना होगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट बिल्कुल डायनामिक लेवल की, डिफरेंट लेवल की क्रिएट करनी है, तभी आपको किसी एक्स्ट्रा डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज़ कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे पास जो अवेलेबल है, वो है इनकम अपॉर्च्युनिटी, जो कि यूनिक इनकम अपॉर्च्युनिटी है। ये ऑप्शन इस समय मार्केट में किसी के पास नहीं है। मैं अगेन यूज़ करूँगा, फर्स्ट टाइम इन अ सेगमेंट हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डोमेन तो यूज़ करेंगे, लेकिन डोमेन को अगर प्रमोट करेंगे, डोमेन के फीचर्स को आप किसी को इन्वॉल्व करेंगे, किसी को प्रमोट करेंगे, तो डोमेन प्रमोशन पर भी आपको बहुत अच्छी इनकम आने वाली है। जो कि 2 टाइप से इनकम आएगी, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होगी जो वर्किंग इनकम होगी, जब आप प्रमोट करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ रेफरल्स, आपको इन्फ्लेशंस प्रोग्राम के तहत कुछ आपको इनकम आएगी। और पैसिव इनकम वो होगी कि जितने भी लोग इस डोमेन को बस बाय करके छोड़ देंगे, डोमेन का यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन डोमेन होल्ड करने पर भी आपको बहुत अच्छी एक पैसिव इनकम, नॉन वर्किंग इनकम आएगी, जो कि हमारे कंप्लीट चार्ट का 50% होगी। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं। तो ये आज का सेशन हमने देखा, इसमें एक वीडियो के थ्रू हमने कुछ देखा होगा, कुछ कंटेंट समझा। मैं ट्राई करूँगा कुछ और नया कंटेंट, कुछ नए वीडियोज़ को डेवलप करके हम आपको दिखाएँ, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको हम लोग समझा पाएँ वेब3 और टीएलडी के बारे में। क्योंकि आप कहीं पर भी जाएँगे तो अपने प्रोजेक्ट को जब प्रमोट करेंगे, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में अब तक किसी के पास नहीं है। किसी ने अब तक इसको बारे में समझा नहीं है, तो क्वेश्चंस ज़्यादा लोग पूछेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर आपके पास कंटेंट का एक आइडिया रहेगा, डिज़ाइन आपने समझ लिया होगा कैसे ये काम करने वाला है, इसका वर्किंग पैटर्न क्या है, बहुत ईज़िली तरीके से फिर इसको लोगों को आप प्रमोट कर पाएँगे, समझा पाएँगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग अगले कुछ नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार।